हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इफ़ेक्टिव आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ। अब वो लेक्चर एक्चुअली लेक्चर कम और आपके एग्ज़ाम के लिए जो राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए राइटिंग स्किल की ज़रूरत है, उसके लिए आपने क्या इफ़ेक्टिव डूज और डोंट्स याद रखने हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 10 ऑफ बोथ द बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड्स एज वेल एज आपके स्टेट बोर्ड के लिए भी ये इफेक्टिव है। दोनों बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बहुत ध्यान से देखो, साथ ही साथ नोट करके रखो। जो डूज एंड डोंट्स मैं बता रहा हूँ, बहुत टिपिकल डूज एंड डोंट्स है विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। और बहुत ज़्यादा मैं आपको इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट नहीं करूंगा इस लेक्चर में। हम क्विकली पेपर्स में क्या गलतियां होती है वो देखेंगे, और पेपर कैसा होना चाहिए वो देखेंगे। यानी कि हम टॉपर्स के लिखे हुए आंसर्स को भी एक बार देख लेंगे, जिसकी वजह से आपको आइडिया आ जाएगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है। ऐसे हम मैथ, साइंस, एसएसटी हर सब्जेक्ट को क्विकली देख लेंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ कॉमन टिप्स भी दे दूंगा, जो आपको एग्जाम टाइम के इस 20-30 दिन में, जितने दिन आपकी एग्जाम चलेगी, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले कुछ कॉमन टिप्स भी आपको लास्ट में दे दूंगा। ओके। तो ये लेक्चर जो है, इसको ध्यान से देखो। अगर आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा है, यू कैन इवन मूव टू 1.5x स्पीड एंड देन वॉच दिस लेक्चर। ओके, चलो। सो क्विकली मूव टू द सेशन फास्ट। सबसे पहले हम लेते हैं मैथ्स का, जो भी डूज एंड डोंट्स है। पहले देखते हैं कि मोस्टली क्या क्या डोंट्स हमारे पास है, क्या मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है। तो देखो, अभी मैथ्स में सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि सबसे कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या कर रखा है। तो एक स्टूडेंट का आंसर मैंने यहाँ पे लिया है, और हमने ऐसे सैंपल आंसर्स भी लिए हैं जो ऐसे टॉपर के लिए है। वैसे यहाँ पे जो गलतियां की है वो भी आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको अवेयर करने के लिए लिए हुए हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा लेक्चर को ऑलरेडी फास्ट रख रहे हैं, सो दैट आई विल नॉट टेक योर मच टाइम, बट कवरिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ओके। तो देखो, अभी यहाँ पे जो बहुत कॉमन मिस्टेक की है बच्चे ने, क्या की है देखो। यहाँ पे आपको समझेगा, पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो यूज किया है यहाँ पे, और ट्रिग्नोमेट्री का हमको यहाँ पे यूज करना था, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फंडामेंटल मिस्टेक की है। ये तो बराबर लिखा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन साइन ए के बारे में पूछ रहे हैं। तो ए के बारे में पूछ रहे हैं तो एंगल ए कंसिडर होगा। फिर अपोजिट जो है ए का, वो तो 3 आना चाहिए, तो अपोजिट आना चाहिए 3। और हाइपोटेनिस जो है, वो तो 90 डिग्री का अपोजिट है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे हाइपोटेनिस ए सी जो है, जो कि 5 है, तो यहाँ पे ए सी ही 5 निकाला गया है, विच इज रॉन्ग। ए सी 5, या फिर हम अगर बात करें कि यहाँ पे उन्होंने 5 दिया भी नहीं होगा, तो यू विल बी एबल टू फाइंड बाय डिफरेंट मेथड। आया समझ में। तो यहाँ पे गलती ये की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सब कुछ सॉल्व करके ए सी को 5 लाया गया है, लेकिन साइन में हमको अपोजिट और हाइपोटेनियस ही चाहिए रहता है। हाइपोटेनिस ऑलरेडी 5 जो आपने लाया है वो यहाँ पे पुट करना होता है। यहाँ पे 3/4 पुट किया है, यही से गलती शुरू हुई है, विच इज रॉन्ग। आया समझ में। 3/4 कैसे होगा, हाइपोटेनिस 4 थोड़ी है। ये 4 तो इस ए का एडजेसेंट हुआ ना। तो गलती यहाँ से ही शुरू हुई है, साइन ए जो 3/4 दिया हुआ है, विच इज रॉन्ग। ठीक है। तो इसके आगे का ये करेक्ट भी किया है, तो इसका कोई सवाल ही नहीं आता, है ना। तो जो गिवन डेटा है उसी को गलत इंटरप्रेट किया, ये क्यों हुआ। तो डोंट्स में एक चीज ध्यान रखना, कि वेन एवर यू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और एनीथिंग, जो भी आप फॉर्मूला वगैरह यूज कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे से, शांति से पहले देखो कि जो यूज कर रहे हो वो बराबर है क्या। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ये क्यों हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ एंजाइटी। व्हाट काइंड ऑफ एंजाइटी, एग्जाम एंजाइटी। तो एग्जाम एंजाइटी आ गई, तुमने थोड़ा सा स्ट्रेस ले लिया, और इसकी वजह से ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर ली। तो एग्जाम एंजाइटी से होते हैं सिली एरर्स। सो अवॉइड दिस सिली एरर्स, दिस काइंड ऑफ सिली एरर्स। ओके। ध्यान रहे, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, एक बच्चे ने क्या किया है, फिर से वैसे ही। यहाँ पे सिली एरर में रीजन एंजाइटी नहीं है, यहाँ पे रीजन ये है कि बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट को यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो, यहाँ पे लिखा भी है कि फंडामेंटल
कंसेप्ट ही गलत यूज किया। अभी क्या फंडामेंटल कंसेप्ट गलत है? सो यूजिंग रॉन्ग फंडामेंटल कंसेप्ट, व्हाट द स्टूडेंट हैज डिड हियर, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या किया, 217x 131y, है ना, 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, ये एक इक्वेशन दिया है। दूसरा इक्वेशन 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। और इस चीज में आपको क्लास 10th के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, वेदर सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड, ये एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन है। इसको स्पेशल टाइप से ही सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे 217 है, यहाँ पे 217 है, और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे दूसरे इक्वेशन के x को है। तो याद होगा आपको कि स्पेशल केस कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया है इस बच्चे ने, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 216, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, और किस चीज से मल्टीप्लाई किया, है ना, वो तो वो भी कुछ एग्जैक्टली लिखा नहीं है वहां पे। दूसरी चीज, ये जो इक्वेशन है एक्स को कुछ वाई के टर्म्स में ला दिया, और वाई के टर्म्स में लाके इतना बड़ा नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, और वो तो पूरा ही रॉन्ग ही आने वाला है। तो ये ऐसा तरीका नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल कंसेप्ट ही गलत यूज की है। फंडामेंटल कंसेप्ट ये होती है कि दोनों को ऐड करके ये जो आंसर आता है, दोनों को ऐड करके, है ना, देखो 7, ये आ जाएगा 8 4 3, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने ये वाला जो है इसको भी कर लेंगे, 7 8 3 + 1 4, 348x 348y, और ये जो भी आएगा वो 348 के टेबल में ही आएगा। ठीक है, 7 8 9, है ना, 7 8 9 10 2 3 4 और 17 1740। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये 5 जा आता है, ये कितना जा है, 5 जा आता है। तो ऐसे होता है वो, एक बार ऐड करके फिर x + y = 5 रिड्यूस करके, वैसे ही आप एक बार उसको सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर रिड्यूस करोगे। तो यहाँ पे फंडामेंटल कंसेप्ट को ध्यान दो, और फंडामेंटल कंसेप्ट को रिवाइज करो, टेक्स्ट बुक ही सामने रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सो डोंट डू सच काइंड ऑफ, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक, कि आप फंडामेंटल कंसेप्ट ही भूल गए और आपने स्टार्ट कर दिया, और ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को क्या करना है, ये तो फंडामेंटल कंसेप्ट में रहता है जो आपने गलती की, है ना। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं, वही क्वेश्चन है, लेकिन इस केस में स्टूडेंट ने कंसेप्ट तो बराबर लगाया। यूज्ड कंसेप्ट इज, यूज कंसेप्ट इज करेक्ट, यूज कंसेप्ट इज करेक्ट, बट बट यहां पे देखो, सिली एरर, सिली एरर क्यों गड़बड़ में, सिली एरर ड्यू टू, अगेन, इफेक्टिव आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 27 की बात है, इसका मतलब क्वेश्चन काफी आगे गया है, पेपर काफी आगे गया है ना। और 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज वाले होते हैं स्टार्ट के, और 27वें क्वेश्चन में पेपर काफी आगे गया है, तो कहीं ना कहीं पे फिर से टाइम एंग्जाइटी आई है, क्योंकि फिर से टाइम एंग्जाइटी आई है, या फिर आपने ये बेसिक सा एडिशन करते हो कि यहाँ पे कितना सिली एरर किया है, देख लो कि ये बराबर है 348 और ये जो होता है 7 + 3 10 होता है, यहाँ पे 9 लिख दिया। तो ऐसे छोटे छोटे एरर को बहुत ध्यान देना चाहिए। ये एक छोटी सी चीज की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हुआ, 913 और 827, 7 8 9 10 2 3 4, और ये 1740, बस इसकी वजह से इस बच्चे का डिवाइड नहीं हुआ यहाँ पे आगे, और डिवाइड न होने की वजह से आगे वो सॉल्व ही नहीं कर पाया। नहीं तो अब भी मैंने आपको बताया, ये इंटू 5 जा, 348 5 जा होता है, तो थ्रू आउट 5 से कर लेता, तो x + y = 5 आ जाता, 1740, और फिर आगे भी इजी कर पाते, तो कंसेप्ट बराबर यूज की, बट ये सिली एरर। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करनी है, शांति ही रखनी है। अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ध्यान से उसको करना, क्योंकि आ रहा है ये तो आपको पता है, तो उस पर फोकस करो कि फिर उसका आंसर भी करेक्ट आए, है ना। चलो, नेक्स्ट एक डोंट है हमारे पास, देखो क्या डोंट है, एक्सेसिव, एक्सेसिव स्क्रिबलिंग नहीं करना है, एक्सेसिव स्क्रिबलिंग नहीं करना है। ये देखो यहाँ पे भी स्क्रिबल किया, यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे किया, फॉर्मूला कभी ये यूज कर रहे फिर ये यूज कर रहे, ठीक है, ये एक्सेसिव स्क्रिबलिंग किया। दूसरा डोंट है कि रफ वर्क यहाँ पे नहीं करना है। तो रफ वर्क के लिए आपको कोई सेपरेट सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क के लिए इधर ही करना है, बट यू कैन मेक अ मार्जिन ऑन दिस साइड, और यहाँ पे अच्छे से रफ वर्क करो, ये यहाँ पे रफ वर्क करोगे, यहीं पे सॉल्व करोगे, देन इट डजंट लुक्स गुड। सो इफ यू सी दिस एंटायर पेपर, अगर आप ये हटा भी दो मैंने किया हुआ, तो आप देखो कैसे दिख रहा है। तो ये कहीं से बीच में सॉल्व किया है, यहाँ पे कुछ और कर रखा है, ठीक है, कुछ यहाँ पे कर रखा है, डोंट डू दिस।
ओके, रफ वर्क के लिए सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, यहीं पे करोगे। लेकिन ये वाला जो पार्ट है पूरा आपका, ये लेफ्ट साइड को मार्जिन से जोड़ के रखो, ठीक है। और ये स्क्रैचिंग स्क्रिबलिंग, एक्सेसिव स्क्रैचिंग और स्क्रिबलिंग अवॉइड करो। और दूसरी चीज, इसे में फिर से वही छोटी सी मिस्टेक जो है आप कर क्या रहे हो वो उसको ध्यान से देखो, फिर से फंडामेंटल मिस्टेक है ना। तो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस होने के बावजूद ये यहाँ पे टू तो मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, यहाँ पे प्लस होने के बावजूद ये टू भी मल्टीप्लाई किया है और ये थ्री भी बाद में जाके डिवाइड किया, जो मतलब यही से ऊपर से ही गलत होना शुरू हुआ है। अगेन रॉन्ग कंसेप्ट। ओके, तो ये स्क्रिबलिंग करने के बाद फिर से अपना ध्यान जो है वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करने को टाइम भी लगता है और फिर ऐसी मिस्टेक्स आगे हो जाती है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये वाला ये बड़ा डोंट जो है, सबसे गलत चीज आपने ये पेज पे एक स्टूडेंट ने कैसे लिखा है आप देखो। एक ही पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और छोटे छोटे आंसर्स है, इसीलिए एमसीक्यूज वाला सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज वाला सेक्शन है, उस एमसीक्यूज में या कहीं पे भी सेक्शन ए में होगा, स्टेट बोर्ड वालों को कहीं पे और होगा, तो उनके एमसीक्यूज लिखना कैसे शुरू कर दिया देखो। आंसर बराबर लिख रहे हैं, उसको बॉक्स कर रहे हैं, किसको बॉक्स कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे, किसको सॉल्विंग कर रहे हैं। एमसीक्यूज को सॉल्विंग जरूरी नहीं है, यू ओनली नीड द आंसर, ठीक है। और ये जो इसने दो पार्टीशन में डिवाइड करके किया है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन को खराब करता है। तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन को स्टार्ट में ही ध्यान दिया करो, पे अटेंशन टू ओवरऑल प्रेजेंटेशन। ओके, पे अटेंशन टू ओवरऑल प्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल है, आपको सीधा सीधा फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर सी है सपोज, ठीक है। तो आप लिख रहे हो फर्स्ट का आंसर सी है और -1/2, है ना। तो यहाँ पे देखो डी अंदर की ओर लिखा है 1 2, ए अंदर की ओर लिखा है, वो क्लियर नहीं होता है, तो उसको क्लियरली मेंशन करो, सी डी बी, ठीक है। तो कुछ बच्चे बी ऐसे कर ले, वो एच दिख रहा है, हालांकि ऑप्शन में एच नहीं होता है, लेकिन दिख तो उसको क्या कंसिडर करेगा बच्चा, है ना। तो आप ये भी है कि उसको देते वक्त जो एग्जामिनर को समझे ऐसा क्लियरली मेंशन करो, ठीक है। सेकंड का आंसर जो भी होगा डी होगा, फिर 1:3 उसके सामने, ये मार्जिन के ये साइड में होगा और आप आंसर प्रॉपर लिखो, ये ऐसे तरीके से। और एक एक लाइन का सीधा सा गैप छोड़ो, ये ऐसे दो पार्टीशन करने की नीड नहीं है। क्विकली आगे बढ़ते हैं और अभी हम डूज की तरफ आते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। दिस इज दीज ऑल आर दी आंसर शीट्स विच आर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं या टॉपर ही रैदर, इनके बोर्ड एग्जाम्स के शीट्स जो है, आंसर शीट्स सीबीएसई वालों ने जारी किए हैं, उधर से ही मैंने ये लिया हुआ है। आप आंसर लिखने का तरीका देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डूज में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसे होता है, जैसे कि ये जगह पे आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट स्टूडेंट्स डू, स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, ऐसे लिख दिया सैंपल स्पेस, कुछ होगा 1 2 3 4 जो भी होगा लिख दिया, ठीक है। फिर ए बी भी कुछ ठीक से लिखते नहीं, लेकिन लिखा तो लिखा, चलो 2 और 3, ए लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक दो गिन लेते, आउट ऑफ 4, 1/2, बस लास्ट में आंसर लिखा तो लिखा, नहीं लिखा ऐसे कर देते। अब ये तरीका लिखने का और ये तरीका लिखने का, इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। दिस इज विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, सो दिस पीपल, आई मीन दिस स्टूडेंट्स डू दिस ऑलवेज, जो कि एकदम मतलब आपका फिर से लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है इसमें से। आप पेपर लिख रहे हो बोर्ड एग्जाम का, आपको भले ही आ रहा है लेकिन लिखने का तरीका भी तो सही होना चाहिए। आप सिर्फ ऐसे लिख रहे हो, एस ये है, ए ये लिख दिया, डी लिख दिया, जो भी होगा इवेंट लिख दिया, तुमने नाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप देखो यहाँ पे दोनों भी क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, किस अच्छे तरीके से, किस तरीके से सॉल्व किए देखो। इवेंट जो है, वो इवेंट जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया है वो आपको लिखना है। इवेंट लाइक देखो, कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 7 to 40 आर चोजन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस, फिर 34 कार्ड्स, फिर उसने वो सेंटेंसेस भी लिखे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स जो भी फेवरेबल होते हैं उस इवेंट के अपॉन टोटल आउटकम्स नीचे जाता है। या फिर चलो वो भी नहीं लिखा तो आप एटलीस्ट इतना लिख सकते हो, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है
तो उसका नंबर ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये तो फॉर्मूला जैसा बिहेव करेगा ना, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे नंबर डालो, फिर आपको जो भी है 1/2 1/3 वट एवर इट इज वो आपको मिल जाएगा, देन यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे भी जो फेवरेबल इवेंट है, मतलब जो हमको इवेंट दिया है वो लिखना है, टोटल आउटकम लिखना है, किसमें से कितने मिले वो लिखना है, देन यू हैव टू डू दैट इन इन पर्टिकुलर वे। तो ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए, मैं बार बार वही बता रहा हूँ, ये दर्शाता है कि आपका अवेयरनेस है पेपर में। समझ में आ रहा है? एंड देन दो सेंटेंस फॉर्म करके लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी में आंसर, ये प्रॉपर दिखता है, प्रॉपर मार्क्स भी मिलते हैं। एंड फाइनल आंसर ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी में चाहिए ही होता है, क्योंकि मैथ्स में जो है वो नीचे से ऊपर पेपर चेक किया जाता है, ध्यान रखिए। मैथ्स में पेपर नीचे से ऊपर चेक किया जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि पहले फाइनल आंसर चेक करेंगे, फाइनल आंसर करेक्ट हुआ तो ऊपर जाएंगे। अगर आपका फाइनल आंसर ही रॉन्ग है, फाइनल आंसर लिखा ही नहीं है, तो फिर वो ऊपर ऊपर भी उनका इंटरेस्ट चेक करने वाले का कम हो जाता है। चलो नेक्स्ट, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डूज इज व्हाट, सी हाउ सिंपली दिस हैज डन। फिर से ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें देखो बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन किया है यहाँ पे। दो चीजें जो गिवन होगी वो दिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ा, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया, फिर ये चीज बता दी उन्होंने, फिर एचसीएफ फाइंड कर दिया, और फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर जो है, न तो फाइनल आंसर को बॉक्स किया हुआ है, ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ डिजाइन डेकोरेशन है क्या, नहीं है, बट फाइनल आंसर इज मस्ट। तो डूज में ये ध्यान रखना कि फाइनल आंसर आपको चाहिए ही चाहिए। और ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत उसको है ना, डेकोरेटिव पर्पज से हमने बाद में पेंसिल से बॉक्स ही कर दिया, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, नो नीड टू डू दैट। बट एक लाइन छोड़ के फाइनल आंसर अच्छे से लिखा हुआ है, यही से ऊपर चेक करते हुए जो टीचर जाएगा। दूसरा, जो रफ वर्क है आपका, तो आप देखो रफ वर्क के लिए कैसे किया है, और जरूरी नहीं है रफ वर्क को कट करो वगैरह, दिख रहा है आपको रफ वर्क किया है, वो राइट साइड में ऐसे कट किया तो किया, नहीं भी किया डजेंट मैटर, ओके। लेकिन ये बॉर्डर ड्रॉ करके हमने इधर रफ वर्क किया हुआ है, वो समझ जाते हैं। और यहाँ पे एकदम क्लिस्टर क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पे इसका मेंशन किया हुआ जो भी आंसर है वो समझ में आता है। सो प्रेजेंटेशन पे थोड़ा फोकस करो मैथ्स में, डिस्टिंक्ट चीजें लिखो। डिस्टिंक्ट मतलब ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पढ़ने लायक सेपरेटली किया हुआ है। अंडरस्टूड? चलो, तो आई होप ये अच्छे से समझा आपको। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम कैसे लिखे। सो अनदर डूज इज अबाउट थ्योरम। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखो कैसे लिखा हुआ है, सिंपल चीजें की हुई है। फिर से वही बात आती है, थ्योरम को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मेंशन करो ना। व्हाट आर दिस डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी जिससे क्लियर बनता है। क्या क्लियर बनता है? देखो, स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ, और फिर वो प्रूफ जो है वो शुरू होगा, देखो यहाँ पे उसके बाद प्रूफ, और फिर ये प्रूफ देखो एक लाइन में क्लियरली। इसका रीजन जो भी होगा, तो फिलहाल रीजन होगा तो यहाँ पे कहीं पे अभी इसको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सीधा सीधा फॉर्मूला यूज किया है थियरम्स में। जो भी आप रीजन लिखोगे अच्छे से डॉटेड करके ये थोड़ा सा साइड में ले लेना, ठीक है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे जो जो काम की चीजें हैं उतना ही लिखा है, एक्सेसिव कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है, जो थियरम की स्टेटमेंट है, वो आपको फिर से लास्ट में लिखनी है, हेंस प्रूव्ड लिखने के पहले। नहीं तो कुछ तो भी लिख देते हैं बच्चे और हेंस प्रूव्ड, कुछ बच्चे एचपी लिख देते हैं, टीपी लिख देते हैं, 10 प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख देते हैं, उसके नीचे ऐसा लाइन करते हैं, ऐसा कुछ भी कर लेते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। प्रॉपरली लिखो, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट दिस लाइन। ऊपर से अगर आप देखो यहाँ पे कि ये जो चीजें हैं ये एकदम डिस्टिंक्टली विजिबल होनी चाहिए, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, प्रॉपरली एक लाइन में विजिबल होनी चाहिए। डायग्राम भी बहुत अच्छे से एकदम सेपरेटली, किसी से जोड़ी हुई नहीं है। डायग्राम करते इधर लिखना शुरू कर देते, इधर से लिखना शुरू कर देते, ऐसा बिल्कुल मत करो। स्टेटमेंट इज मस्ट, इवन इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट मस्ट होनी चाहिए। तो मैं आगे आपको इधर थ्योरम में जो डूज है वो लिख रहा हूँ कि डिस्टिंग पॉइंट्स में हो, स्टेटमेंट लिखो, क्वेश्चन में दिया होगा तो स्टेटमेंट तो भी लिखनी है, डायग्राम क्लियर हो, डायग्राम को लेबल करो, एबीसीडी जो भी यूज करोगे वो इसमें यूज करोगे, ठीक है। फिर प्रूव दैट में जो भी अपने को टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन जो भी कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन डॉटेड से कर रहे हो वो तो समझ ही रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। और इसके आसपास कुछ मत बनाओ, और कुछ इसमें खास फिर से कोई चीज नई नहीं की है, ना बॉक्स किया है ना कुछ है, जरूरत भी नहीं है, बट क्लीन रखा है बहुत, है ना, आप समझ रहे हो इसको।
और स्पेसिफिक नंबर दिया है और वहीं से नंबर दे के स्टार्ट करो, ऐसा एरो कर रहे हो फिर कहीं पे स्क्रिबलिंग कर रहे हो, ये थोड़ा अवॉइड करो। ठीक है। आगे आप प्रूफ देखोगे तो यहीं पे भी वही मैंने बात की अभी आपको, प्रूफ के तौर पे भी। ठीक है, जहां पे स्टेटमेंट की जरूरत है वहां पे स्टेटमेंट लिखो, गिव द नंबर अप्रोप्रिएट नंबर्स। ऐसे नंबर बिल्कुल मत दो, 1 2 3 4 हर चीज को नंबर देते रहते हो, ऐसे बिल्कुल मत करो जिसका यूज नहीं है, है ना। ऐसे जिसका यूज नहीं है उसका क्या ही नंबर देके करोगे। सो डोंट गिव दो स्टेटमेंट्स द नंबर्स। डन। और उसके अलावा आप आगे ये ध्यान रखो कि जो बीच में एक एक लाइन छोड़ी हुई दिख रही है आपको, तो ये जो एक एक लाइन छोड़ी हुई है बीच में, ये भी वही दर्शाती है क्लीनिनेस, डिस्टिंक्टनेस। इन थियोरम इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके। चलो, तो फिर से इसको क्विक समराइज कर लेते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए और क्या क्या चाहिए? लर्न फॉर्मूली थरोली। ठीक है, तो आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलीज बहुत अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, मैथ्स के लिए कोई चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर एपी में जो फॉर्मूलीज है उसको याद कर लेना। ठीक है, फिर एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स याद है ना, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए+2 डी, है ना। फिर इधर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए फॉर्मूलीज याद कर लेना एपी के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद कर लेना। फिर आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूलीज है वहां पे भी थोड़ा फोकस कर लेना। ठीक है, थियोरम्स अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत ज्यादा थियोरम्स नहीं है आपको, जितने हैं स्पेसिफिक थियोरम्स बीपीटी सर्कल के 2 ही है जो इंपॉर्टेंट है। तो बस इंपॉर्टेंट थ्योरम बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन फिगर इज मस्ट। ध्यान रखो, वेन एवर यू डू द ज्योमेट्री क्वेश्चन, क्वेश्चन फिगर बनाओ। क्वेश्चन में दी हुई जो फिगर है, डायग्राम है, वो क्वेश्चन फिगर मैथ्स में वो बनाओ, ताकि तुम उसमें कोई लेबलिंग करो, उसको कोई मार्किंग करो, तो आपके आंसर पेपर में आए वो, तो क्वेश्चन फिगर इज मस्ट। ओके। नेक्स्ट इज कंबाइनिंग फॉर्मूला इन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वीएनए से मतलब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जो आप फॉर्मूला कंबाइन करते हो। जैसे कि टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकल, सिलिंडर प्लस हेमिस्फीयर, सिलिंडर प्लस हेमिस्फीयर को कंबाइन करोगे, तो कंबाइन करके फॉर्मूला बनाना है। सेपरेट सेपरेट इसका इसका वॉल्यूम पूछा तो दोनों का सेपरेट वॉल्यूम मत निकालना, दोनों का सेपरेट निकाल के ऐड मत करना। ठीक है, अगर दोनों का पूछा है तो कंबाइंड फॉर्मूला यूज करो। सिलिंडर का πr² H प्लस जो भी आपका नीचे क्या है हेमिस्फीयर 2/3 πr³ दोनों का रेडियस सेम होता है, दोनों का रेडियस सेम होता है, तो आप इसमें से r² बाहर निकाल सकते हो, पाई भी बाहर निकाल सकते हो। इधर h बचेगा हाइट ऑफ सिलेंडर, इधर 2/3 बचेगा और एक r बच जाएगा। कंबाइंड वाला कॉन्सेप्ट जो है यूज करो, समझ में आ रहा है। सो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जो कॉम्बिनेशन वाले हैं वो कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व होंगे, तभी वो इजी जाएगा। राइट, एंड देन डोंट फॉरगेट अबाउट द फाइनल आंसर ऑल्सो, जो कि मैं बार बार आपको बोल ही रहा था। सो यू हैव टू फोकस ऑन फाइनल आंसर, हमेशा लिखो फाइनल आंसर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है, एपी है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स में फाइनल आंसर बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में भी आपको लिखना है। डन। चलो, लास्ट पॉइंट ये सीबीएसई वालों के लिए है, सॉल्व कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बाय सीबीएसई। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सीबीएसई ने जारी किया हुआ है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का पीडीएफ। ये पीडीएफ के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो विथ आंसर्स, मैं आपको दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई ने ही जारी किया हुआ है, तो इसको एक बार सॉल्व जरूर कर लेना। सो दीज आर सम की पॉइंट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। चलो, समझ में आया अच्छे से? आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, साइड बाय साइड आप नोट करो और एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते वक्त इसको यूज करो। ठीक है, चलो मूव करते हैं साइंस पे। ठीक है, तो साइंस के डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं फटाफट। साइंस अब थियोरेटिकल एस्पेक्ट में बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ पे एक बच्चे ने क्या किया है, बिल्कुल वही चीज आती है कि आपके फंडामेंटल्स जो है वो गलत यूज किए, फंडामेंटल कंसेप्ट आर रॉन्ग। सेकेंडली, अगर आप ध्यान से देखो आप क्या लिख रहे हो, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, टू बर्न द पेपर ही शुड कीप द मिरर स्टिल एट 1 पॉइंट। तो ये मिरर की बात कर रहे, लेंस की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में लेंस था कि मिरर था। ठीक है, तो जो भी हम
मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं तो वहां से जो सन रेज जो आ रहे हैं वो कॉन्वर्ज करके पेपर पे, तो पहले क्वेश्चन को ठीक से इंटरप्रेट करो अगर वैसा है तो। सेकेंडली, वो हाईली मैग्नीफाइड मिरर यूज करेगा तो फिर वो उसकी जो भी आपको फोकल लेंथ वगैरह जो भी निकालनी होगी उसकी, अगर उन्होंने कॉनकेव मिरर यूज की ऐसे बोला है, सपोज क्वेश्चन कुछ अलग होगा, तो स्टिल यहाँ पे आप पकड़ भी लो, सपोज आपने जो लिखा है वो सही है ऐसा पकड़ भी लो फॉर एग्जांपल कि इसका आंसर कॉनकेव मिरर है, लेकिन फिर यहाँ पे रे डायग्राम का फिर फंडामेंटल पूरा मतलब तहस नहस कर दिया ना। देखो क्या कर दिया यहाँ पे, अगर ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जो कि ड्रॉ भी की है बराबर से, तो कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग होती है, तो यहाँ पे लाइट रे जब गिरेगा तो वो इधर के साइड में कॉन्वर्ज होगा ना, फोकस की ओर, यहाँ पे कॉन्वर्ज होगा ना। ये दूसरी तरफ कहाँ से निकला, वो लेंस थोड़ी ना है। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ किया और ही फिर इधर बनाया तो बनाया, ऊपर से इसमें भी बहुत ब्लंडर्ड मिस्टेक कर दी, विच इज मतलब नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। इसको क्या ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक तो आपने ये कॉनकेव मिरर बनाई तो बनाई, ऊपर से ये इधर कहा गया दूसरे साइड में मिरर है वो, लेंस नहीं, तो दूसरे साइड में कहा गया वो ये साइड में आएगा ना, मैंने मार्क भी किया है देखो। सो दिस आर द मोस्ट व्हाट यू कैन से नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, बिल्कुल बड़ी बड़ी गलतियां है ये कभी इसको इसके आपको आप बोलोगे कि मैंने थोड़ा बहुत लिखा है मुझे इसका हाफ मार्क मिलेगा क्या, एक मार्क मिलेगा क्या, नहीं कुछ नहीं मिलेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, है ना। तो ये हो सकता है कि 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, है ना। स्टेट बोर्ड में भी ये काफी ज्यादा मार्क्स के लिए रहता है, रे डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करने आता है लाइट के। सो फोकस ऑन दिस, है ना। और इसके सब क्वेश्चंस होंगे तो सब क्वेश्चन के इधर सब क्वेश्चन के नंबर भी नहीं लिखे हुए हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करो। अनदर डोंट इज सी दिस, सेक्शन डी है। अब सेक्शन डी सीबीएसई में होता है, स्टेट बोर्ड में भी लास्ट लास्ट के क्वेश्चन जो होते हैं ये 5 मार्क्स के हैं, राइट। तो 5 मार्क्स के लिए आपको लगता है क्या, देखो 34 का क्वेश्चन, 34 का आंसर सिर्फ इतना लिखा है, ये जगह खाली, सिर्फ खाली जगह ज्यादा दिख रही है। और दूसरी बात अब देखो ध्यान से, प्लेसेंटा के बारे में ए और बी दो भले ही लिखे हैं, लेकिन ये 5 मार्क के वर्थ आपको लग रहा है इसको मार्क्स मिलेंगे क्या। प्लेसेंटा गिव्स नरिशमेंट टू एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर, इट इज अ विलाई, जो कि स्पेलिंग भी रॉन्ग है, एंड इट इज सराउंडेड बाय ब्लड। तो अभी मैं टेक्निकल टर्म्स में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, जो कि उसमें का भी थोड़ा गलत है। प्लेसेंटा विलाई थोड़ी ना है, प्लेसेंटा को विलाय होते हैं, प्लेसेंटा इज नॉट विलाय, है ना। वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, आप वो लिख सकते हो। फिर वो नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो को वहां तक, ठीक है। फिर विलाय क्या करता है, वो सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। तो ये 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे आ सकते थे। फिर स्क्रोटम में स्पर्म फॉर्म होते हैं क्या, वो तो गलती है। तो फिर से वही चीज, मैं टेक्निकल नहीं आ रहा हूं, लेकिन स्क्रोटम क्या है, वो सैक है ना, जो टेस्टिस को टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए काम आती है, 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम रखती है। फिर वास डिफरेंस का फंक्शन, टेस्टिस का फंक्शन, तो इसको प्रॉपरली मेंशन करते, 2-3 लाइन यहाँ पे 3 लाइन यहाँ पे, देन इट कुड हैव बिकम ऑफ 5 मार्क्स। समझ में आया। तो 5 मार्क का बनता ना ये। अगर आप देखो, मैं ये हटा देता हूं, आप देखो ये किस एंगल से 5 मार्क का लग रहा है, नीचे वाला तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो आपको साइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आंसर की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आंसर बढ़ाने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है, लेकिन जो आंसर है वो भी तो सही से प्रॉपरली 5 मार्क के वर्थ है क्या, वो तो देखो। अब ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया जो कुछ भी क्वेश्चन होगा, क्या ये उसके रिलेटेड वर्थ है क्या, उसकी डायग्राम इमीडिएटली, और अगर वो नेक्स्ट पेज, मतलब इतना क्यों एम्प्टी छोड़ रहे हो। सो यू हैव टू यू नो क्लब द आंसर प्रॉपरली। अगर वो उसी का आंसर है तो आपको एक ही लाइन छोड़ना इनफ है, दो दो लाइन छोड़ रहे हैं, कहीं पे एक छोड़ रहे हैं, मतलब इधर सब क्वेश्चन है उसमें 2 लाइन छोड़ी, और यहाँ पे मेन क्वेश्चन चेंज हो रहा है, वहां पे एक ही लाइन छोड़ी, मतलब पूरा कहीं पे कुछ भी। इसको बोलते हैं कैस्केडेड डोंट्स, डोंट्स में मैं लिख रहा हूं कैस्केडेड, कैस्केडेड इधर उधर फैला हुआ, तो कैस्केडेड आंसर्स मत लिखो। दूसरा, साइज जो है अप्रोप्रिएट रखो, साइज ऑफ आंसर, ठीक है। और उसको पॉइंट वाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जो भी पॉइंट वाइज लिखोगे तो उसमें का इंपॉर्टेंट वर्ड आप अंडरलाइन कर लेना, जैसे प्लासेंटा, उसको विलाय होता है, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत है और अंडरलाइन कर लिया तो वो टीचर को और पकड़ में आ जाएगा, है ना, चेक करते हो तो और गलत हो जाए।
तो थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा, स्क्रॉटम क्या करता है, ठीक है, वाज डिफरेंस क्या करता है, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्टिस का फंक्शन क्या है, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस मेन, तो उसी में तो स्पर्म्स बन रहे हैं। खैर, तो आपको वो अंडरलाइन करने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो पॉइंट वाइज लिख के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो, ताकि आंसर को मार्क्स फुल मिले देख के ही वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड से। सो सी दिस काइंड ऑफ आंसर। ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी नो पॉइंट वाइज, ठीक है, नो पॉइंट्स रिटर्न। ठीक है, अब ये 32 ये भी 5 मार्क्स वाला है, नो पॉइंट रिटर्न। फिर जितने भी उसमें अंडरलाइन कर रहे, नो अंडरलाइन, और अंडरलाइन तो किया ही नहीं, ऊपर से 2-3 जगह पे, काफी जगह पे स्क्रैचिंग कर लिया। देखो यहाँ पे R0 के लिए, यहाँ पे भी क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे फिर से स्क्रैचिंग कर लिया। तो एक ही आंसर में अगर 4-5 बार स्क्रैचिंग हो रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है, छोटी छोटी चीजों के लिए, तो मेन चीजों को अंडरलाइन करने का आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं। तो ये स्क्रिबलिंग जो है, ये तो थियरी में बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, पहले ही सोचे हो, गड़बड़ मत करो। और बिल्कुल स्टार्ट किया है, देखो स्टार्ट किया है तो पॉइंट वाइज स्टार्ट भी नहीं किया है, कहाँ से आप क्या स्टार्ट कर रहे हो, कोई रेफरेंस नहीं है आंसर का। डोंट डू दैट। ठीक है, जो भी लिखना है पहले, आंसर लिखने के पहले माइंड में एक आंसर का स्टार्ट प्रिपेयर करो। सो व्हाट आई राइट हियर, प्रिपेयर, पूरा आंसर मत प्रिपेयर करो, प्रिपेयर द स्टार्ट एटलीस्ट, प्रिपेयर द स्टार्ट ऑफ आंसर्स इन माइंड फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करो ना, तो ऐसी चीजें नहीं होगी। आ रहा है समझ में? तो मार्क्स अच्छे से होंगे। ठीक है, चलो फटाफट डूज पे आते हैं, अभी आपको समझेगा। सी द डूज, नाउ सी दिस आंसर। अभी आपको समझेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। प्रॉपरली पॉइंट वाइज आंसर लिखा है, 2, 3, 4, 5, 6। आप ये पॉइंट अंदर भी ले सकते हो, क्योंकि मेन क्वेश्चन का नंबर आप इधर लिख रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि वो मिक्स हो जाए, तो आप वो अंदर भी ले सकते हो। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखा तो लिखा है, ऊपर से आप देखो, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एकदम अच्छे से सेपरेट किए हुए, अंडरलाइन किया है डेंड्राइट्स को, नर्व एंडिंग को, एक्सॉन को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, केमिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, है ना, दे आर अनेबल टू क्रॉस द गैप, गैप को बोलते हैं साइनैप्स, वेसिकल्स, न्यूरो बोलते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में का जो गैप है साइनैप्स में, न्यूरो है ना, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को अंडरलाइन किया है ना, और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे ये बता रहे कि सिग्नल कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको समझ रहा है। तो आप देखो, जो चेक करने वाला टीचर होता है, वो इस वर्ड्स को देख लेता है, और सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए, इधर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया, इधर आया, इधर एक दो इंपॉर्टेंट आया, इधर भी आया, इधर भी आया, ठीक है, हाउ दे रीच देयर डेस्टिनेशन इधर भी आया, तो वो इसको फुल मार्क्स दे देगा। ऐसा होता है, देन यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स, इवन इफ वन और द अदर पॉइंट इज मिसिंग, बट दीज आर द की पॉइंट्स, और की पॉइंट्स में से भी वर्ड्स को, की वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन की वर्ड्स, तो इसकी वजह से आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। समझ में आया? तो अंडरलाइन द कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे समझ में आ रहा है आंसर सही है क्या नहीं है, है ना। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वाला, डायग्राम कैसी ड्रॉ करे। तो डायग्राम मैक्सिमम ट्राई करो, जहां पे पॉसिबल है वहां पे डायग्राम, सी द डायग्राम। सो यू हैव टू ड्रॉ अ वेरी क्लियर डायग्राम। मैं ये नहीं बोलूंगा ड्रॉ ब्यूटीफुल डायग्राम, है ना, ड्राइंग थोड़ी ना चल रहा है, लेकिन बायोलॉजिकली करेक्ट और क्लियर डायग्राम होनी चाहिए। क्लियर का मतलब क्या है यहाँ पे, क्लियर इन द सेंस कि आप देखो यहाँ पे एक न्यूरॉन ड्रॉ किया हुआ है, आप देखो, जो भी लेबलिंग है, जो भी लेबलिंग है, लेबलिंग शुड बी ऑलवेज एट वन कॉर्नर, एक तो लेफ्ट नहीं तो राइट, मोस्टली लेबलिंग एट राइट, इन वन लाइन, इन वन लाइन, प्रॉपर एक लाइन में लेबलिंग किया हुआ है। लेबलिंग किए हुए चीजों को फिर से बार बार अंडरलाइन मत करो हाईलाइट करने के लिए। देखो अब कैसे दिख रहा है, तो अच्छा नहीं दिखता है। क्लियरली आपने एरोज को, सीधा एरो लेके एक लाइन में, बिल्कुल सही लाइन में एरो वहां तक लेके किया है, तो आपका जो टीचर चेक करने वाला एग्जाम, व्हाट ही डज, डेंड्राइट चाहिए था, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं भी चलता तो ठीक है, न्यूक्लियस, श्वान सेल नहीं भी बताते तो चलता, ठीक है, माइलिन शीथ इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल नॉब बताते हो तो ठीक है, नर्व एंडिंग भी बोलते हो, काम की 4-5 चीजें आ गई ना, साइटोन, सेल बॉडी और एक्सॉन, काम की 4-5 चीजें आ गई ना, फुल मार्क्स, बात खत्म।
गिव द नेम, गिव द नेम ऑफ दैट डायग्राम ऑल्सो, दिस इज इंपॉर्टेंट। आ रहा है समझ में? तो काम की चीजें आ गई, फुल मार्क्स मिल गए, है ना? तो एकदम क्लीन डायग्राम, क्लियर डायग्राम का मतलब वही होता है। लेबलिंग करेंगे एक ही साइड में। अगर इधर फिर भी जगह नहीं मिलती है तो ही आप इधर के साइड में जाओगे, अदरवाइज इधर के साइड में जाने की जगह नहीं है। पूरा एक साइड में ही अच्छे से खींच के इधर लेके आओगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ड्रॉ तो कर लिया और आप ऐसे लेबल कर रहे हो, इसको कहीं से थोड़ा दूर न्यूक्लियस, फिर जो भी है ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, ऐसे नहीं लेबल करना है। आप देखो ध्यान से, है ना? इसीलिए तो मैंने ये सैंपल आंसर जो भी है सब मेंशन किए हुए हैं। दिस शुड बी लाइक दिस डायग्राम। एक लाइन में लेबलिंग, राइट साइड में 1 2 3, तीन चीजें लेबल करने की जरूरत थी, तो उसको भी नंबर देना जरूरी है। आप बोलोगे सर ये नंबर क्या है? ये नंबर वो क्वेश्चन पेपर में कि न्यूरॉन ड्रॉ करो और लेबल करो डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन को। तो जो काम का है वो तो उसको नंबर दोगे कि नहीं? क्वेश्चन में नंबर था वो 1 2 3, ABC जो था वो देना पड़ेगा। बाकी तो आपने एक्स्ट्रा लिखा ही है, ये भी है, इसको टिक करेगा, 3 मार्क की होगी डायग्राम तो 3 मिल जाएंगे। दिस वे डन। तो साइंस के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं मैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर साइंस, डिफरेंशिएट बिटवीन। डिफरेंशिएट को कभी भी डोंट बना देता हूं मैं इसको, डूज तो है ही, डूज ये वाला ऐसे लिखना है। डोंट्स में क्या है? पैराग्राफ मत लिखो, पैराग्राफ में मत लिखो, नो पैराग्राफ वेयर इन डिफरेंशिएट बिटवीन। तो आपने ये जो पैराग्राफ तरीका किया है वो नहीं करना है। यहां पे देखो शॉर्ट होना चाहिए, इसीलिए ये वाला जो कॉलम बढ़ाया हुआ है, ये आपको बढ़ाना है तो बढ़ाओ। बढ़ाया तो मैं बोलूंगा इट इज रिकमेंडेड, इट इज बेटर दैट यू यूज द कैरेक्टर और पैरामीटर। यहाँ पे क्या यूज करोगे? कैरेक्टर, पैरामीटर, ऐसे यूज करना, ठीक है? पैरामीटर या कैरेक्टर क्या होता है? पैरामीटर या कैरेक्टर वो होता है कि जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन में मैकेनिज्म कैसा है? इनहेलेशन में आउटसाइड से अंदर आ रही है, एक्सहेलेशन में पासिंग आउट हो रहा है। तो बस आप इधर वर्ड लिख सकते हो, फिर पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, और फिर पैराग्राफ भी नहीं बनेगा। पैराग्राफ बनाना ही नहीं है अपने को। तो इसीलिए तो ये कैरेक्टर या पैरामीटर चाहिए ना इधर अपने को। LHS, सॉरी, ये कॉलम में हमने जो बनाया है वो। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है देखो, इंटरकॉस्टल मसल का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इधर रिलैक्स होते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? थोरेसिक कैविटी का, थोरेसिक कैविटी यानी हमारी चेस्ट कैविटी, तो उसका क्या होता है? इंक्रीज होता है वॉल्यूम, इधर डिक्रीज होता है, बस उतना अंडरलाइन करो। टाइप कैसा है इसका? एक्टिव प्रोसेस है, इसका पैसिव प्रोसेस है। इनहेलेशन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्सहेलेशन इज पैसिव प्रोसेस। तो बस ये काम के पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया, काम के वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, और ये कैरेक्टर लिखा, तो अब टीचर फिर से वही चीज चेक करने वाला है, एग्जामिनर जो कि है आपका, बहुत अच्छे से पेपर को एनालाइज कर सकता है, और उसका काम इजी हो रहा है। तो व्हाट विल डू इज, ओके मैकेनिज्म आउटसाइड इनसाइड डन, इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे रिलैक्स हो रहे, ओके, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, टाइप ऑफ प्रोसेस एक्टिव पैसिव, खत्म, 4 मार्क, डन। आप समझ रहे हो? तो ये चीज होती है, ये खासियत है इस कैरेक्टर वाले पार्ट की। यू कैन राइट कैरेक्टर, यू कैन राइट पैरामीटर, यू कैन राइट कैरेक्टरिस्टिक, वट एवर यू वॉन्ट। आ रहा है समझ में? तो वो चीजों पे फोकस करो, ये आप मन का बना सकते हो। ऐसे कुछ नहीं है कि सर हम वो क्या वर्ड्स लिखे हमको याद नहीं आते, नहीं आते याद, तो आप आपके मन का वर्ड, साइंस के रिलेटेड जो भी उस पॉइंट के रिलेटेड थोड़ा बहुत है, वो वर्ड यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे शॉर्ट में लिखो। बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखना नहीं चलेगा। कभी भी पहले डेफिनेशन के बारे में लिखो, लास्ट में एग्जाम्पल के बारे में लिखो, ठीक है? और अंडरलाइन इसमें भी करो, काम के वर्ड्स उसको मिले, अगर बाई चांस नहीं आया तो वर्ड, काम के वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो एटलीस्ट, तो वो देख के डिफरेंशिएट हो रहा है, ये भी क्लैरिटी आ जाती है। इन दिस वे यू विल राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स है फिजिक्स के, न्यूमेरिकल्स में आप यूनिट वगैरह भूलना नहीं, वो तो मैं लास्ट में वैसे भी बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, लॉट ऑफ फॉर्मुलीज आर देयर इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, यस और नो? सो कीप ट्रैक, ऑल्सो कीप ट्रैक विच वन टू यूज, विच वन टू यूज एंड व्हेन टू यूज। ये ट्रैक आपको रखना है ध्यान से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत फॉर्मुलीज है ना? वोल्टेज से शुरू हो रहा है, करंट हो रहा है, फिर हीट का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है, पावर के अलग अलग फॉर्मूलीज है, बार बार जो बोर्ड में आया है, V² by R यूज हुआ है बार बार, P इज इक्वल टू V इंटू आई तो है ही,
ये तो है ही। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी यूज हुआ है, इसी को मॉडिफाई करके ये तो अलग अलग मॉडिफिकेशन से पावर के फॉर्मूले के, है ना, तो वो भी ध्यान रखना। हीट इज इक्वल टू, है ना, आई स्क्वायर, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे कन्वर्जन याद कर लेना, है ना। फिर उसके बाद यूनिट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में। बच्चे यूनिट ही नहीं लिख रहे, तो यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर्मूले का ट्रैक रखने के बाद यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमाइज द यूज ऑफ फिगर्स। साइंस में एक आपको की बता देता हूँ, दिस इज वेरी की पॉइंट। आप है ना फिगर्स और डायग्राम्स का ना यूज थोड़ा बढ़ाओ। लेबलिंग प्रॉपर करो, जब क्वेश्चन है तो वो तो करने ही वाले हो आप। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां पे भी डिस्क्रिप्टिव आंसर है और आपको लगे कि आपने 3-4 पॉइंट बहुत ठीक तरीके से लिखे हैं और आपके पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, या फिर ठीक पॉइंट्स आपने लिखे भी है और एक छोटी सी डायग्राम आप बना सकते हो, तो बना दो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए। इवन 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, एवरीवेयर यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स वेर एवर नेसेसरी। नाउ वेर एवर नेसेसरी मतलब आपको वो डायग्राम सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। जैसे अभी उन्होंने बोला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो आप 5 कैरेक्टरिस्टिक लिख के खत्म कर देते हो? नहीं, छोटा सा इसको टाइम ही कितना लगने वाला है, नॉर्थ साउथ पेंसिल से ये आप बना रहे हो, तो इसको टाइम ही कितना लगने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर दे रहे हो, बात खत्म हो गई ना। तो आपने 5 पॉइंट्स लिखे, साथ में ये कर लिया एक्स्ट्रा, सो दैट इज एक्स्ट्रा बेनिफिट। आया समझ में? तो आपको मार्क्स भले ही उतने ही मिलने वाले, लेकिन आपको वो एक अच्छा इंप्रेशन के लिए भी काम आएगा। और एक आध पॉइंट इधर इधर हो जाता है तो आपको वो तो मार्क्स भी फुल मिल रहे हैं। सो डायग्राम्स आर वेरी मच नेसेसरी। ऐसे मत समझो कि पूछा नहीं है मैं क्यों ड्रॉ करूँ, तो बहुत जगह पे आप वैसे मत करो, उल्टा डायग्राम का यूज बढ़ाओ। ओके, देन रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड एंड यूज ऑफ करेक्ट सिंबल्स, ये भी जरूरी है। करेक्ट सिंबल्स फॉर व्हाट? उनके स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो एक तो आपको पता है तो ठीक से यूज करो, नहीं पता है तो आप ना थोड़ा सोचो, उसमें नहीं पता है लेकिन गलत मत लिखो लेकिन। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख रहे हो, मतलब नाम के लिए HCl कुछ भी लिख रहे हो, सॉलिड लिख रहे हो, मतलब लिक्विड है पता है तो लिक्विड लिखो, पता है तो, नहीं है तो आप छोड़ दो ऐसे ही, है ना। बट इफ यू आर राइटिंग, राइट इट करेक्टली एंड देन कीप इट, जब भी एग्जाम्पल में भी लिखो तो मोस्टली ट्राई करो कि उसको बैलेंस करे। आया समझ में? इवन इफ यू आर राइटिंग द एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल इन रिएक्शन, वो बैलेंस्ड ही होनी चाहिए। आया समझ में? हाँ, बहुत ऐसे ठीक है कि आप जो भी अभी स्टैंडर्ड रिएक्शन है, जैसे फोटोसिंथेसिस वाली या ईस्टरिफिकेशन वाली, तो थर्मिट रिएक्शन वाली, तो इसमें तो आपका लर्निंग ही हो जाता है। सो देयर यू विल नॉट फॉरगेट दैट। लेकिन कुछ कुछ आप मन से जो एग्जांपल लिख रहे हो रिएक्शन क्या, तो उसको बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस है क्या देखा करो, सो इट विल वर्क, अच्छा रहेगा आपके लिए। डन। रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करो, अलग अलग कलर्स लर्न करो, प्रेसिपिटेट के, कंपाउंड्स के, फंक्शनल ग्रुप लर्न कर लो, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स के। सो दिस आर सम डूज विच हैव टू फोकस। अगेन, इसका भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, सीबीएसई ने जारी किया हुआ PDF है विद आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके लिए मैंने MCQs बनाए हुए हैं, यू कैन गो देयर एंड वॉच दोज MCQs ऑल्सो, बट आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो CBSE ने PDF जारी की है। लास्ट पॉइंट डोंट्स में क्या लिखा है? डोंट यूज द कलर्स, डोंट यूज कलर्स। ठीक है, कलर अंडरलाइन करने के लिए, फिगर्स के लिए कहीं पे भी कलर्स का यूज मत करो। सिंपल आपका पेंसिल होना चाहिए एंड अ सिंगल कलर पेन, वेदर ब्लू और ब्लैक, प्रेफरेबली ब्लू। ब्लू कलर का एक ही पेन से आप पूरा पेपर लिख रहे हो, बाकी के कलर्स यूज नहीं करने हैं। डन। तो यहाँ पे हमने साइंस का खत्म किया। फटाफट सोशल साइंस पे पढ़ते हैं। ठीक है, सोशल साइंस का सबसे बड़ा डोंट्स देखो, पढ़ते आ रहा है नहीं, यहाँ पे टीचर ने सही तो दे दिया है, यहाँ पे चेक करने वाले ने सही तो दे दिया है, लेकिन उसको पढ़ने में बड़ी मेहनत लगी होगी। तो सबसे बड़ा जो डोंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो हैंडराइटिंग साइज है, तो आप हैंडराइटिंग साइज एकदम छोटी निकालना, माइक्रो लेवल पे निकालना इज रॉन्ग। दिस इज डोंट्स, डोंट्स। ऐसा नहीं हो माइक्रो लेवल पे। ऊपर से नो मार्किंग, नो पॉइंट्स, नो पॉइंट्स, नो मार्किंग। अब मार्किंग कैसी होती है? मार्किंग यानी उस पॉइंट के बारे में जो हेड पॉइंट होता है वो आप लिख सकते हो, वो हेड पॉइंट है नहीं कहीं पे।
वो हेड पॉइंट तो चाहिए ना, एसएसटी में वो जरूरी है। और फिर वो हेड पॉइंट को यहाँ पे अंडरलाइन करो, यहाँ पे लिखना शुरू करो, फिर एक लाइन छोड़ के फिर हेड पॉइंट जो होगा अंडरलाइन करो, फिर लिखना शुरू करो। देन ऑल्सो इट कुड हैव वर्कड, लेकिन वो भी नहीं है। और इतनी छोटी हैंडराइटिंग यूज मत करो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट सी दिस नाउ। सो यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ हेड पॉइंट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप ऐसा भी मार्किंग कर सकते हो, नहीं तो आप इसको रोमन नंबर वाला 1 2 3 दे सकते हो। अगेन, पंच, सरपंच, ग्राम सभा, पंचायत समिति, ठीक है, उसको ब्लॉक है ना, मंडल, फिर एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड। तो बस अब इस आंसर के लिए जितने जितने वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे उतने ही अंडरलाइन कर लिए। आंसर भी क्लियर मेंशन किया हुआ है, बस लिखते ही नहीं जा रहे पैराग्राफ के फॉर्म में, जो कि ऐसा है। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस कहाँ पे एंड हुआ है समझ रहा है आपको? नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना, नेवर डू दैट कि लंबे लंबे सेंटेंसेस, नो, लॉन्ग सेंटेंस फॉर्मेशन, डोंट डू दैट। और वो सेंटेंस कहाँ पे एंड हुआ है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, वो चेक करने वाले एग्जामिनर को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, वो सेंटेंसेस को एंड करो, ठीक है, एंड हो रहा है, हुआ हुआ दिख रहा है आपको। तो इस स्पेस की वजह से, ये जो स्पेस है ना, तो इस स्पेस की वजह से उस आंसर को बड़ा इंपॉर्टेंस आया है। ये स्पेस की वजह से, ये स्पेस की वजह से, ये वाली स्पेस की वजह से, है ना। सो इट हैज गॉट अ क्रिस्टल क्लियर मीनिंग, अंडरस्टूड। तो आप एक बार ये भी बोर्ड्स ने जारी किए हुए आंसर शीट्स है, यू विल अंडरस्टैंड। कीप इन माइंड, देर इज अ वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखना तो है, लेकिन उस चक्कर में वर्ड की लिमिट मत भूल जाना। लेकिन फिर भी वर्ड का लिमिट क्या इतना भी कम नहीं है। 5 मार्क्स के लिए आप कितना लिखोगे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो 5 मार्क्स के लिए आपके बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट्स अगर पॉइंट होंगे तो 7 to 8 पॉइंट्स आर इनफ, ओके, एकदम टू द पॉइंट होंगे तो। बट स्टिल, इफ 1 or the 2 पॉइंट्स आर इंक्रीजिंग, डजेंट मैटर, 10 पॉइंट्स चलते हैं इसको। और 10 पॉइंट्स मतलब हाफ फॉर 1 पॉइंट पकड़ के अगर आप चलते हो, लेकिन वो छोटे छोटे सेंटेंसेस हो तो आप 10 पॉइंट बड़े डिस्क्रिप्शन वाले, तो वो एक लाइन में 6 7 वर्ड्स बैठते हैं। एक लाइन में कितने वर्ड्स बैठते हैं? 6 वर्ड्स जनरली, एवरेजली। फिर आप ये 10 पॉइंट के लिए अगर 12 13, है ना, उससे ज्यादा लाइंस बढ़ गई तो ये 90 वर्ड्स के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो 90 वर्ड्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, है समझ में, बट स्टिल इट इज एक्सेप्टेबल। अगर हम 5 मार्क्स की बात करें तो 60 to 80 वर्ड्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड, है ना। अगर हम 5 मार्क्स की बात करें तो हाँ, 60 to 80 वर्ड्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो बच्चों को अलग ही एंग्जाइटी है, वो भ्रम में नहीं रहना कि अच्छा डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है मुझे, तो फिर 5 मार्क के लिए क्या 2 4 लाइन थोड़ी ना लिखोगे, मार्क्स तो मिलने चाहिए। सो बोथ द थिंग्स आर देयर। तो इसीलिए मैंने तो बोला ना, उसके लिए क्या है कि कुछ 4 5 वर्ड्स जो है वो आपके दिमाग में पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखो। आंसर जब आपको लिखना शुरू करना है तो वंस यू रीड द क्वेश्चन, कुछ 4 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिमाग में बना लो कि अच्छा ठीक है, ये 5 6 वर्ड से मेरे 5 6 सेंटेंसेस इस पे तो बनने वाले, फिर एक आध दो एक्स्ट्रा होते हैं, तो मुझे कितना डिस्क्रिप्शन जरूरी है ये पहले दिमाग में बनाना जरूरी है, ठीक है। एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर, दैट गिव्स यू द एज, ओके। सो 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए भी आपको बहुत, देखो देखो ये जो है ना ये चीज, तो ये चीज भी हो सकता है कि अगर ये परफेक्टली करेक्ट है तो फिर 5 मार्क्स मिले, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन यू आर नॉट गोइंग टू गेट हियर 5 मार्क्स। ये 5 मार्क का नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना। हाँ बहुत ही बिल्कुल, अभी ये टॉपर्स के आंसर से बिल्कुल ही करेक्ट है, कुछ भी नहीं है, परफेक्शन हुआ है, सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं, अंडरलाइन भी किया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा वो भी है। तो देन देर इज अ चांस यू विल गेट 5 मार्क्स। अदरवाइज 4 4.5, ऐसे भी हाफ मार्क वगैरह कट करेंगे, है ना, स्क्रिबलिंग किया, कुछ कर लिया, समझ में नहीं आया, तो एक्सटेंड इट प्रॉपरली, ठीक है, एक्सटेंड इट प्रॉपरली, एंड देन यू विल बी एबल टू डू दैट। वर्ड्स लिमिट का टेंशन मत लो आप, 60 80 वर्ड्स के लिए भी 13 14 लाइन्स लग जाते हैं, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट, देन अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि मैंने अभी बोला ही आपको,
यहाँ पे आंसर्स ने इस टॉपर आंसर्स पेज में किया हुआ है, कीप द आंसर सेंटेंसेस वेरी शॉर्ट एंड क्लियर। शॉर्ट ही रखना है, जो मैंने आपको बोला। सेंटेंस छोटे छोटे बनाओ। आपको समझा लिखते वक्त तो सामने वाले को समझेगा चेक करते वक्त। लर्न द फैक्ट्स एंड डेट्स इफ यू आर यूजिंग इन द आंसर्स। इसमें कुछ भी, है ना, एसएसटी में मोस्टली फेंकने की आदत होती है स्टूडेंट्स को। आंसर्स फेंकते वक्त वो डेट्स भी फेंक रहे हैं, फैक्ट्स भी फेंक रहे हैं। ये इसका राजा था, उसने ये कॉन्कर कर लिया, उसने इस पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, वो इधर से भाग गया। तुम क्या स्टोरी लिख रहे हो क्या भाई? ऐसा नहीं होता है। अगर आप फैक्ट्स बेस पे लिख रहे हो तो दे शुड बी ऑब्वियसली करेक्ट। डेट्स आपको एग्जैक्टली exactly याद नहीं है तो आपको लिखना ही है, तो थोड़ा ईयर तो सही लिखो। इफ यू आर राइटिंग दैट ईयर, एटलीस्ट दैट ईयर शुड बी करेक्ट। ओके। तो आपको ना कुछ एक चैप्टर में ना दो चार ही ईयर्स लर्न करने हैं, सबका सब मत लर्न करो। और वैसा नहीं भी याद आया तो डोंट राइट रॉन्ग। तो लर्न द फैक्ट्स एंड डेट्स इफ यू आर यूजिंग। अगर याद नहीं है तो मत यूज करो, ठीक है। और बहुत ज्यादा मतलब अननेसेसरी चीजों को स्टोरी बना के फेंकने का लंबा आंसर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला शॉर्ट, पहले आपके माइंड में वो सेंटेंस बनाओ एंड देन राइट। डोंट गिव एनी वेग रिप्रेजेंटेशन इन द मैप्स। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डोंट्स में मैंने क्या लिखा है, वेग रिप्रेजेंटेशन मत दो मैप में। मतलब कि क्या होता है ना, बहुत बार मैप में क्या कर लेते हैं कि जैसे मार्किंग बताइए, जैसे कोई नेशनल पार्क मार्क करना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, नेशनल पार्क मार्क करना है, इफ यू आर मार्किंग इट विद ट्रायंगल और डॉट दिया होता है, ठीक है, और वो डॉट करके आपको एक्सटेंड करके यहाँ पे मार्क कर देना है उस स्टेट में, बराबर। तो बच्चा क्या कर रहा है, वेग आंसर। वेग का मतलब क्या, कि उस स्टेट के अंदर ऐसे ऐसे क्रॉस 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 करेगा और ऐसे बताएगा इतना बड़ा नेशनल पार्क ऐसा उस स्टेट में यहीं पे है ना। या कोस्टल साइड बता रहा है, पूरी की पूरी कोस्टल साइड बता दे रहा है, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। सो उसको बोलते हैं वेग, ठीक है। तो ऐसा वेग मार्किंग नहीं करना, ठीक है। या कौन सी माइन किधर है, ठीक है। माइन माइन कोई कोल माइन आपको रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो कोल माइन रिप्रेजेंट करते वक्त आप वो वहां पे मार्किंग कर रहे हो, बस ऐसा डॉट, है ना, थोड़ा बोल्ड कर रहे हो और उसको खींच रहे हो, इतना ही करना है और उसका नाम दे देना है। अब वो माइनिंग के लिए पूरा का पूरा माइनिंग को ऐसे शेड कर दिया, हाँ ये स्टेट में इतनी माइन है, इतनी माइन है सर, फैली हुई। रॉन्ग। ऐसे वेग मैप में रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, ध्यान रखना। चलो, तो आई होप बहुत अच्छे से आपको एसएसटी का भी यहाँ पे मैंने समझाया है। आंसर्स को अच्छे से देख लेना है ये वाले, ठीक है। नाउ इन द एंड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ जनरल टिप्स आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो सम जनरल टिप्स आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। कीप दिस नोट्स एंड कीप दिस जनरल टिप्स इन योर माइंड ऑन अ सीरियस नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो कुछ ऐसे ही मैंने डायग्राम्स बनाए जो जो मुझे लग रहे हैं जनरली जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या समझ रहे हो इससे। सो दिस इज रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग, दिस इज रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ओवर थिंकिंग, दिस इज व्हाट, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे आपका माइंड बहुत क्लटर्ड है ना। क्लटर्ड माइंडसेट। इन दो चीजों को कैसे टैकल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो इन दो चीजों को एक बड़े सटीक तरीके से टैकल कर सकते हैं। वो है लेस इंफॉर्मेशन। लेस इंफॉर्मेशन मतलब क्या, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कम इंफॉर्मेशन हेड में डालो। यानी कि कौन सी वाली, पढ़ाई की नहीं भाई। लेस इंफॉर्मेशन इन द सेंस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस इंटरनेट सोर्सेस, योर फ्रेंड्स, दोज मे नॉट बी इन योर इंटरेस्ट, बट स्टिल आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करेंगे। इंटरनेट है आपके पास, रील्स है आपके पास। बोर्ड एग्जाम के दौरान बहुत सारे अलग अलग आपके जो भी फीड्स है, आपके फीड्स वो बोर्ड एग्जाम के जैसे बन जाते हैं। बोर्ड के कंटेंट को सर्च कर करके उसी के आ रहे हैं। फिर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी ये मिल रही है कि अलर्ट, एग्जाम अलर्ट, ये हो गया, पेपर लीक। फिर कोई तो भी पेपर लीक ढूंढ रहा है यूट्यूब पे जाके। फिर पहले दिन पेपर पे, है ना, यूट्यूब पे जाके क्या बच्चा सर्च करता है कि जैसे इंग्लिश का पेपर है ना, या वट एवर, पेपर लीक इंग्लिश सीबीएसई क्लास 10। ऐसा बिल्कुल मत करो, ऐसा कुछ होता नहीं है,
ठीक है, और कुछ भी थंबनेल पे क्लिक करके यूट्यूब पे ही टाइम पास हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, चलो कुछ काम की, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, इंपॉर्टेंट है जाके डायरेक्टली सर्च करो। ठीक है, डायरेक्टली सर्च करो, उसका वन शॉट लेक्चर जो भी आपको देखना है वो आप देख लो। ठीक है, उतनी रिएक्शन देख लो, दैट्स ओके। दैट्स ओके बिकॉज यूट्यूब इज अ गुड सोर्स फॉर यू। बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि वो माइंड बहुत क्लटर्ड हो रहा है, फिर सब जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर कोई बच्चा आपको फोन करके बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसे हुआ, ये हुआ। फिर आपको रात को कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन, ओवर थिंकिंग, वो इंफॉर्मेशन घूमती रह रही है। मेरा सीट नंबर कहाँ पे आएगा, फिर मैं 1 घंटा पहले जाऊँ, मैं 2 घंटा पहले जाऊँ, 4 घंटे पहले जाके ही बैठूँ, आज रात को ही देख के आओ क्या, है ना। और फिर वहां पे जाके ऐसा हुआ तो एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो आपको माइंड में डिस्टर्ब करती रहेगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इतनी पढ़ाई करते हैं तो उस एग्जॉशन की वजह से और ये ओवर थिंकिंग घुस के अपना माइंड पूरा पूरा का पूरा अपनी को एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। सो कंज्यूम लेस इंफॉर्मेशन, कीप इन माइंड, कंज्यूम लेस इंफॉर्मेशन, माइंड को डीक्लटर रखो, एकदम फोकस क्रिस्टल क्लियर, सिर्फ काम की चीजों को फोकस करो। इसमें एन नंबर ऑफ चीजों में बुक्स भी बहुत सारे बच्चे, वो क्या यूज कर रहा है, अच्छा वो ये बुक यूज कर रहा है, एक्स वाई जेड कर रहा है, ये कोई बुक यूज कर रहा है, मैं वो करूँ तो मेरे को टॉपर बनने का चांस है क्या, नहीं। वट एवर द सोर्सेस यू हैव, रीड दैट, डी क्लटर योर माइंड एंड कीप इट क्रिस्टल क्लियर। जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। पहले दिन ये ओवर थिंकिंग बढ़ती है, ब्रिंग बैक योर माइंड, एक ही ऑप्शन है, माइंड को फिर से जगह पे लाना कि नहीं नहीं हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, सो दैट्स द वे। सेकेंडली, ये मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने बताया कि स्लीप साइकिल, तो ना ज्यादा चिंता नहीं करने की, जिसको जैसे पढ़ते आ रहा है वैसे पढ़ने का, है ना। इसमें सोचने में कम से कम 1 घंटा लगा देते हो, फिर से वो बात यहाँ पे आ जाती है, अच्छा मैं अगर रात को जागूंगा 2 बजे तक तो कल सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगा, है ना। कल सुबह उठ नहीं पाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैं, है ना, पेपर कैसे लिखूंगा, और पेपर नहीं भी होगा तो मेरा दिन 8-9 बजे शुरू हो जाएगा, नहीं नहीं मैं रात को नहीं जाऊंगा। फिर रात को नहीं जाग रहे हो और सुबह भी 4 बजे नहीं उठ रहे हो, ठीक है, वैसे भी आपका दिन 8 बजे ही शुरू हो रहा है, तो ऐसी चीजें मत करो। और फिर सुबह उठ रहे हो, फिर एंग्जाइटी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ना, तो वो भी चीजें मत करो। जिसको जैसे पढ़ाई की और स्लीप की साइकिल है वो फॉलो करो। सिंपल सी चीज है, कीप इट वेरी सिंपल, मैं वही बता रहा हूँ। माइंड को डीक्लटर करके रखना मतलब क्या, यही चीज है। मेरी पढ़ाई रात को 3 बजे तक हो रही है, पढ़ो 3 बजे तक, सुबह उठो लेट, नो प्रॉब्लम। लेकिन रात को 3 बजे तक अच्छी पढ़ाई हो रही है तो यू कैन स्टडी टिल लेट नाइट, डोंट वरी। किसी की रात की नहीं नींद मतलब उसको खराब करनी है या फिर उसको नहीं जगा जा रहा है तो वो 10 बजे सो जा रहा है, ठीक है, अगर 10 बजे सो रहा है उठो 3 बजे, है ना। क्योंकि अगर उसको रात को पढ़ाई नहीं हो रही है, वो बोलता है कि नहीं सर मुझे तो 3 बजे ही हो रही है सुबह उठ के, देन वेक अप एट 3। जिसकी जैसी साइकिल है फॉलो दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि रात को पढ़ना चाहिए कि दिन में पढ़ना चाहिए, कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। आपको जैसी पढ़ाई हो रही है वैसी करो। सिर्फ जो भी आपकी नींद है एग्जाम टाइम में, 5 आवर्स, 5.5 आवर्स इज इनफ, नॉट मोर देन दैट। तो मैक्स टू मैक्स एग्जाम टाइम में 5-5.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, बस इतना करो। बाकी आपको सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ना है शाम में पढ़ो। ओके, देन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट पैनिक। एग्जाम में ऐसा होता है, पेपर आने के बाद 2-4 क्वेश्चन आपको एकदम इर्रिलेवेंट लगे, आपने कभी पढ़े नहीं होंगे और ऐसे लगा कि बिल्कुल इर्रिलेवेंट आ रहा है, तो आप आंखों के सामने पूरा वही पूरा ओवर थिंकिंग ला देते हो और ऐसे इमेजिन करने लगते हो कि नहीं आप खत्म हो गया, खत्म, टाटा, है ना, बाय बाय। ऐसा कुछ नहीं होता है, अब क्या जिंदगी खत्म नहीं हो रही, आप एन नंबर ऑफ चीजें इमेजिन करने लग रहे हो, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कीप इन माइंड, आप पैनिक जल्दी हो जाते हो, वो इरिलेवेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इरिलेवेंट है, 3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे पेपर में आपको सब कुछ नहीं आएगा। तो जो जो आपने किया है वो क्वेश्चन है बीच में आएगा, देखेंगे कुछ ना कुछ याद आ जाएगा, लिखना शुरू करोगे तो उसका कुछ ना कुछ आपको एक आइडिया दिमाग में आ ही जाएगा, है ना। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं है कि सीक्वेंस भी चाहिए, सो डोंट थिंक मच अबाउट दैट। आप सीक्वेंस चेंज करके जो काम का है पहले उतना लिख दो, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन से पूरा
पेपर थोड़ी ना जा रहा है, इसलिए पैनिक होके पहले ही इतना खुद के माइंड में ये मत कर लो। उससे फिर से वही जो हमने ऊपर मिस्टेक्स देखे ना, छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं। 4+3 7 करना था, है ना, फिर 4 3 12 लिख दिया, गलती से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे कुछ मत करो। ठीक है, ये सब उस वजह से होता है, पैनिक होने की वजह से। ओके, देन यू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो है, ये खास करके ध्यान रखो कि ओवर ईटिंग थोड़ा सा अवॉइड करो। ओवर ईटिंग अवॉइड करो। ठीक है, ओवर ईटिंग का मतलब क्या, कि बहुत दबा दबा के पेट भर के खाया रात के टाइम, है ना। तो चल भी सकता है, बट यू नो, एक तो पहली बात, प्रेफर ऑल द होममेड फूड। यू ऑलरेडी नो दैट, ये बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ना, कि एकदम ऑयली वगैरह और भर भर के दबा दबा के खाए तो फिर वो रात को भी नींद ज्यादा आ रही है, रात को पढ़ाई भी नहीं होगी, सुबह उठने में भी तकलीफ होगी, बिकॉज स्लीप साइकिल विल डिस्टर्ब। तो बेसिक बेसिक बायोलॉजी इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि जंक फूड वगैरह नहीं खाना है, लेकिन ये खास करके आपके हेल्थ साइकिल के लिए, क्योंकि जो अभी के सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के पेपर है ना, अभी अभी जो ये दौर में जो चल रहे हैं, काफी लंबे लंबे चल रहे हैं, 30 दिन 40 दिन, क्योंकि आपको 8 8 10 10 दिन की छुट्टियां हैं पेपर के बीच में, सीबीएसई वालों को, स्टेट वालों को भी 1 1 2 2 दिन की छुट्टियां है, तो लंबा चलता है पेपर, 20 30 दिन का ये होता है। तो इस 20 30 दिनों में बीमार नहीं गिरने चाहिए, इसलिए बताया है। तो टेक केयर ऑफ दैट थिंग, एंड इन द लास्ट व्हाट आई से इज कि ये जो है, मैंने टू डू लिस्ट जो है आपकी, तो एक छोटी सी टू डू लिस्ट आपके मोबाइल में, आपके डायरी में, एक टू डू लिस्ट बनाओ। ठीक है, टू डू लिस्ट का मतलब क्या, कि कल सुबह उठ के क्या करना है, और सुबह उठो तो उसको टिक करो कि ये पहले करेंगे, वो पहले करेंगे, इसको रीशेड्यूल करो थोड़ा ऊपर नीचे। बहुत लंबा प्लान मत बनाओ, पूरे 20 दिन का, पूरे 30 दिन का। एक एक दिन का छोटा छोटा शॉर्ट प्लान बनाओ, एंड दोज शॉर्ट प्लान्स विल बी यूजफुल, ठीक है, टू अचीव द गोल्स। लंबा 20 25 दिन का प्लान बना दिया, पूरा टाइम टेबल बना दिया, और फिर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, डोंट डू दैट। टाइम भी गया और फॉलो भी नहीं हुआ। छोटे छोटे प्लान्स बनाओ, इसीलिए टू डू लिस्ट लगेगी। सुबह उठो, उस टू डू लिस्ट को रिवाइज करो और काम को लगो। और रात को फिर से उस टू डू लिस्ट को रिवाइज करो, क्या किया क्या नहीं किया, जो बचा है वो अगले इस पे डाल दो, अगली टू डू लिस्ट में। दैट सिंपल। सो जस्ट अ सिंपल टू डू लिस्ट, यानी आपको सिर्फ मार्किंग करना है कि ये करना है, ये बाकी, वो बाकी है। 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ये बुक पढ़नी है, इस बुक में से ये पढ़ना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, सैम्पल पेपर का ये पढ़ना है, केस स्टडी करना है, इसको बस ऐसे बना के रखो, सीक्वेंस लगा के करो। ओके, एंड देन मोबाइल एंड डिस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस जो है, हाँ बराबर बोला मैंने, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्शन विल कॉज डिस्ट्रक्शन। तो खास करके मोबाइल का जो है, उसमें भी बोलने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा अगर उससे भी एंजाइटी बढ़ रही है, तो यू कैन कीप इट असाइड, टेक अ नैप फॉर हाफ आवर 1 आवर। ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई ही मोबाइल पे कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग वगैरह, या फिर जो भी आपको लेक्चर वगैरह देखना होगा तो, बट देन टेक द ब्रेक्स फ्रॉम द डिजिटल मीडिया, ओके, सो दैट इट विल नॉट इंक्रीज द एंजाइटी। डन। सो लास्ट में मैंने कुछ जनरल टिप्स दिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऊपर हमने सारे आंसर शीट्स और इस सब चीज़ों को देख लिया। ठीक है, तो ये भी नोट्स मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने स्क्रिबल किए हुए नोट्स है, इसको एक बार रीड कर लेना। दीज नोट्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। लेट्स होप कि आप बहुत अच्छे से ये जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने टिप्स लिए मेरे से, और भी बहुत सारे अपने सोर्सेज से जो भी कलेक्ट किया हुआ है, इसको एक साथ आप ला पाओ एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स। ओके, सो ऑल द बेस्ट अगेन एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।